आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज हमारा फोकस मेनली तीन चीजों पे होगा। पहली जो चीज है वो है प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तीन क्वेश्चन आपको, दो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दूंगा। उसके बाद गॉस लॉ की बात करेंगे, गॉस लॉ की थ्योरी की बात करेंगे, गॉस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एंड थर्ड, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ से काफी सारे डेरिवेशंस होते हैं, तो कोशिश करना है कि मैं अपने 1-1.5 घंटे की क्लास में ये पूरा कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं रिकॉल क्वेश्चन से। सब लोग प्रिपेयर्ड रहे। दो क्वेश्चन रिकॉल के हैं, दोनों क्वेश्चन सब लोग देखें और सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा सॉल्व करने का है, दूसरा बहुत सिंपल है। कल जो पढ़ाया था टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस पे दो रिकॉल क्वेश्चंस हैं, सब लोग ट्राई करें। जो लेट से ज्वाइन किए हैं वो भी। आरुषि शर्मा 1.240, नहीं सॉरी 1 का 240। आई जस्ट होप ये सही है आरुषि, मुझे लग रहा है ये सही है। शुभांगी ने भी सेम आंसर दिया है। बाकी लोग कैलकुलेट करें, कोई जल्दी नहीं है। कितने लोगों का आंसर आया? अदिति आपने क्या लिखा है? अच्छा, E इंटू पाई आर स्क्वायर। अदिति आपका आंसर दूसरे का है ये। सब लोग का वेट करते हैं, सब लोग सिर्फ पहले वाले की बात करते हैं। अगले 1 मिनट सिर्फ फर्स्ट वाले की बात करते हैं। सब लोग फर्स्ट वाले का रिस्पॉन्स दें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एवरीवन रिस्पॉन्ड टू फर्स्ट ओनली। अभी करंटली हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर दूसरे पे बात करेंगे। आई हैव 2 आंसर्स। ओके, शरण्या 240 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्या दूसरे एग्री करते हैं इससे? 3 लोगों ने, शुभांगी ने आंसर दिया है। प्रत्युष करेक्ट आंसर। लेखिका 240। अदर्स आई थिंक 3-4 लोगों का ही आंसर आ रहा है। डिस्कस करने के पहले बाकी लोग भी आंसर करें। अनिकेत सही है, प्रत्युष करेक्ट, अदिति। आई एम जस्ट बोर्ड की तरफ आते हैं हम लोग।
सीधे बोर्ड की तरफ हम लोग आते हैं, देखते हैं बोर्ड की तरफ मैंने क्या लिखा, ई दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है, गिवन डेटा है। एरिया के बारे में बोल रहा है कि एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर है, बट पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। अगर वाईजेड प्लेन में होगा तो उसका एरिया उसके ठीक क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और एरिया क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। तो सिंपल एरिया के साथ क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप। अब अपने को क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, क्लियर है, डॉट कर देते हैं, क्या होगा, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 3/5 ई नॉट इंटू 0.2, खत्म, यही होगा। वैल्यू चेक कर लेते हैं, 3/5 2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, ये कुल 2000 है इंटू 6000 इंटू 0.2/5 है, ये कुल 1200 के आसपास होगा। ये 240 आया आंसर इसका। न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या सबको आ गया आंसर पहला, क्या फर्स्ट क्लियर है सबको, फर्स्ट क्लियर है, हम दूसरे में मूव करेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई इंटू एरिया, हाँ सही है। चलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, सुरभि डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन। आप लोग इसमें भी मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग थोड़ा इस पे भी सोच लें। लास्ट टाइम कई लोगों का आंसर सही आ चुका है। चैट में कई लोगों ने आंसर दिया है इसका। सेकंड क्वेश्चन का काफी लोगों का मेजॉरिटी का आंसर जो है वो ई पाई आर स्क्वायर है। क्या किसी को ई 2πr² लगता है क्या? अभी तक सबने ई पाई आर स्क्वायर आंसर दिया है। डू एनी ऑफ यू थिंक कि आंसर इसका ई 2πr² होगा? एनीवन? सब लोग का आंसर ई पाई आर स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन सिंपल है, इस पर इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है अपने को। तो अगर देखें इस क्वेश्चन को, तो यहां पे क्या आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और एक बात हम जानते हैं कि जितना एंटर करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस क्या होगा, बाहर भी निकलेगा। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कितना एंटर कर रहा है। तो एंटर करने का एरिया क्या है, एंटर करने के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब एंटर कर रहा होगा तो उसको क्या दिख रहा होगा, एक सर्कुलर पार्ट दिख रहा होगा, क्या सर्कुलर ओपनिंग, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा। वो सर्कुलर ओपनिंग कितने रेडियस का है, आर। तो फॉर्मूला क्या होगा, ई पाई आर स्क्वायर। बोलिए क्लियर है क्या सबको, ई पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, वो है गॉस लॉ। सबको क्लियर है, आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। शुड वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, गॉस लॉ। हमारा आज का मेन टॉपिक यही है। ठीक है, देखते हैं। गॉस लॉ, चलिए। हाँ प्रगति, एनी क्वेश्चंस और एनीवन एल्स? चलो, सो हम बात करेंगे आज गॉस लॉ की। गॉस लॉ क्या था? सो गॉस लॉ बेसिकली
फ्लक्स और फील्ड के बीच का एक रिलेशनशिप मेजरमेंट था। हमने देखा कि फ्लक्स और फील्ड कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और कैसे वो चार्ज पे डिपेंडेंट है कि कितना चार्ज किसी बॉडी के अंदर इनक्लोज्ड है। तो गॉस लॉ का सिंपल स्टेटमेंट यही था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed within it। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट था। गॉस लॉ के स्टेटमेंट को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में ब्रेक करूं तो मैं सिंपल कहूंगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is 1 by epsilon naught times charge enclosed within the surface। ठीक है? थिंक किसी का आवाज ये म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ प्रत्युष, डाउट है पूछिए, आस्क योर डाउट। ये मैंने सिर्फ गॉस लॉ का स्टेटमेंट दिया, इसमें क्या डाउट है? मैं उस पे लास्ट में आऊंगा प्रत्युष, लेट हो गया तुम। ठीक है? सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ये था बेसिक गॉस लॉ का स्टेटमेंट। इसमें कई सारी बातें अंडरलाइन करने वाली हैं, जैसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अगला क्लोज्ड सरफेस, ठीक, चार्ज इनक्लोज्ड, 1 बाई एप्सिलॉन टोटल चार्ज इनक्लोज। ये तीन चीजें अंडरलाइन करने वाली हैं और हम तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। देखते हैं गॉस लॉ क्या कहता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये गॉस लॉ का मेन स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, दूसरा था क्लोज सरफेस और तीसरा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज। तीनों के बारे में बात करते हैं और गॉस लॉ के स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, एक क्लोज सरफेस लेता हूं मैं। ठीक है, क्लोज सरफेस लेता हूं। इस क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं। गॉसियन सरफेस, ये कोई सरफेस रियल सरफेस नहीं है, ये हम लोग इमेजिनरी सरफेस मान लिया है कि मान लो यहां पे सरफेस है और इसके अंदर कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं, Q1, Q2, माइनस Q3 और कुछ बाहर में भी चार्ज रखा हुआ है। क्लियर है? तो यहां पे इस केस में गॉस ने क्या कहा कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस के थ्रू, फाई नेट, जो फाई नेट होगा वो इक्वल्स टू होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, फाई नेट क्या होता है? फाई नेट को अगर आपको निकालना हो तो फाई नेट सिंपल होता है कि जितना बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव और जितना अंदर आ रहा है उसको क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो जितना बाहर आ रहा है उतना माइनस जितना नेगेटिव है। आप खुद सोचो कि पॉजिटिव की वजह से क्या जाएगा? बाहर जाएगा, और नेगेटिव की वजह से फील्ड लाइंस क्या करेगा? एंटर करेगा। तो कह सकते हैं नेट फ्लक्स मतलब सिंपल होता है फाई आउटवर्ड माइनस फाई इनवर्ड। क्लियर है? फाई नेट का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं कि फाई नेट क्या होता है, मतलब होता है फाई आउटवर्ड माइनस फाई इनवर्ड। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस में इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब आपका सवाल आना चाहिए टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा? यहां पे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड सबको पता है क्या होगा? Q1 प्लस Q2, ये प्लस है, और माइनस वाला क्या होगा? Q3। तो इस स्टेटमेंट में कई टर्म्स हैं। पहला टर्म्स है फाई नेट। नेट मतलब याद रखिएगा, नेट मतलब सिर्फ वही फ्लक्स नहीं जो बाहर जा रहा है, जो बाहर जा रहा है उसको हम लोग आउटगोइंग को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, और जो एंटर कर रहा है उसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं। नेट क्या होगा? अब जितना बाहर जा रहा है माइनस जितना एंटर कर रहा है। नेट फ्लक्स इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हम मान के चल रहे हैं कि वैक्यूम में हो रहा है। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग इट टू बी इन वैक्यूम। क्लियर है? इंटू Q इनक्लोज्ड। Q इनक्लोज्ड क्या होगा? नेट चार्ज इनसाइड। नेट चार्ज क्या है? तो चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। तो नेट चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। क्या सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक?
स्टूडेंट्स क्या सबको क्लियर है यहां तक? बेसिक गॉस लॉ क्लियर है क्या? सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, नहीं दिख रहा। ओके ओके ओके, मैं अगले बार से कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं अगले बार से कोशिश करता हूँ, थोड़ा और बड़ा लिखता हूँ। ठीक है, एक बार और बता दीजिए। ठीक है, ठीक है दीदी, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इस बार थोड़ा सा लंबे बड़े हैंड राइटिंग में लिखता हूं। ठीक है, तो देखते हैं माय सेकंड एक्सप्लेनेशन टू गॉस लॉ। जिसको भी दिक्कत है वो इस बार समझ ले, विल टेक ओनली 2 मिनट्स। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो एक सरफेस है, एक सरफेस है, मैं एक सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं। मान लेते हैं एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर क्या है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और Q3 चार्ज है। ये माइनस ले लेते हैं। सब लोग बताओ आपके हिसाब से फ्लक्स कैसा कैसा होना चाहिए? ये क्लोज सरफेस है, तो Q1 की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, फील्ड लाइंस निकलेगा, वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा आउटवर्ड होगा। क्लियर है क्या? वो हमेशा क्या होगा? आउटवर्ड होगा। अगर बात करते हैं Q2 की, तो Q2 की वजह से भी हमेशा क्या होगा? आउटवर्ड होगा। लेकिन Q3 नेगेटिव है, तो इसकी वजह से हमेशा क्या होगा? इनवर्ड होगा। तो क्या आउटवर्ड और इनवर्ड सेम तरीके से कंसिडर करेंगे? नहीं। नेट फ्लक्स की अगर कोई बात करता है आपके सामने, अब आई थिंक दिख रहा होगा, सबको क्लियर है? आउटवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं और इनवर्ड को क्या लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं। ये हो गया नेट फ्लक्स। चलो, नेट फ्लक्स इक्वल्स टू व्हाट? गॉस लॉ ने क्या कहा? नेट फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, तो नेट फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज। अब बात आती है टोटल चार्ज इनक्लोज क्या है? तो टोटल चार्ज तो अपन जानते हैं कि चार्ज है स्केलर क्वांटिटी, तो पॉजिटिव को प्लस लेंगे, नेगेटिव को माइनस लेना पड़ेगा। तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। सिंपल सा डायनेमिक्स है, सिंपल सा डायनेमिक्स है। हम लोग इलेक्ट्रिक किसी सरफेस के थ्रू हम लोग गॉस लॉ लगाने का। सबको क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रल फॉर्म में नहीं आया है अभी हम लोग, अभी हम लोग बेसिक फॉर्म की बात कर रहे हैं। क्या ये सबको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, जिनको भी डाउट था। आकांक्षा, अभी आपके भी डाउट्स थे कुछ? अभी बताइए। ये क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज वी कांट गो दैट स्लो। क्लियर है? अब हम लोग इंटीग्रल फॉर्म की बात करते हैं। इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम लोग बात करते हैं। अब एक सवाल आता है, जो प्रत्युष ने भी क्वेश्चन रेज किया है कि सर बाहर वाला चार्ज क्यों नहीं लिया? गॉस लॉ के स्टेटमेंट से कैसे जस्टिफाई करें हम लोग कि बाहर के चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा? सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, मैं गॉस लॉ के स्टेटमेंट को काउंटर करता हूं इसी के हिसाब से। इन्होंने कहा सिर्फ चार्ज इनक्लोज। मान लीजिए कोई सरफेस के बाहर रखा हुआ है चार्ज, तो इसके वजह से क्या फील्ड लाइंस इसमें इस सरफेस से पास नहीं करेंगे? सब लोग बताओ, क्या इस Q चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास नहीं करेगा? मैं सिंपल क्वेश्चन है, क्या एक्सटर्नल चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास नहीं करेगा? आई जस्ट होप, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सब लोग, क्या एक्सटर्नल चार्ज की वजह से क्या फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से पास नहीं करेगा? शुभांगी ने कहा यस सर करेगा, बट आई वेटिंग फॉर अदर्स ऑल्सो कि एक बेसिक अंदाजा तो लगाओ ताकि गॉस लॉ क्लियर हो जाए। आरुषि सिंह करेगा? सब लोग कह रहे हो? आई थिंक पूरा क्लास इस बात को क्लियर है कि बाहर वाला चार्ज भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। तो गॉस ने ये क्यों कहा कि ओनली चार्ज इनक्लोज लेंगे? कोई बताना चाहेगा? शुभांगी, क्या बताना चाहोगे? वाई वी डोंट कंसीडर चार्ज आउटसाइड द सरफेस? हम बाहर के सरफेस के बाहर के चार्ज को क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? साक्षी, आपने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियाई। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा। ये हम आएंगे, प्रॉपर्टी में आएगा। शुभांगी, एनीवन एल्स? कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहता? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
सब लोग ये मान रहे हैं कि एक्सटर्नल चार्ज की वजह से भी इसके थ्रू फील्ड पास करेगा, तो क्यों नहीं इसको फ्लक्स में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं पता शुभांगी? कोई और ट्राई करेगा क्या? प्रत्युष ट्राई करना चाहोगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आदित्य मन, परफेक्ट, वेरी गुड। आदित्य अनम्यूट करो। यस सर। वेरी गुड, बताओ क्या, समझाओ जो समझाना चाहते हो तुम। सर जो चार्ज आउटसाइड में रखा हुआ है उसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फ्लक्स जनरेट होगा सर। जो प्लेन है उसके दोनों डायरेक्शंस में फ्लक्स जनरेट होगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं अगर आदित्य मोहन तुम्हारी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं सही कह रहा हूं तो बताना। आदित्य मोहन कहना चाहता है कि जो इस चार्ज की वजह से फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एंड नहीं करते हैं, तो अगर कोई फ्लक्स इससे निकलेगा तो हमें तो क्या होगा, वो तो जाएगा तो क्रॉस भी करेगा। मानते हो क्या सब लोग? तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी बाहर की चार्ज की वजह से लोगे तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स एग्जिट भी करेगा, तो नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो आउटसाइड का कोई भी चार्ज फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। आदित्य सही बोल रहा हूं क्या? आदित्य क्या आप यही बताना चाह रहे थे? आप यही कह रहे थे ना, लेफ्ट साइड राइट साइड मतलब यही था ना कि जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा, जितना इनवर्ट होगा उतना ही आउटवर्ड होगा। ओके आदित्य, थैंक्स, चलो बढ़िया। सो क्या सबको समझ में आ गया क्या कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट परफेक्टली वेरीफाइड है? गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो सिंपल इनबाउंड चार्ज, जो इनर चार्जेस है उन्हीं से इफेक्ट होता है, वो बाहर के चार्जेस पे डिपेंड नहीं होता है। बोलिए क्लियर है क्या? हम लोग आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ का बेसिक स्टेटमेंट, गॉस लॉ कैसे वर्क करता है, गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/ε0 क्यू इनक्लोज्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रल फॉर्म पे। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म पे उसमें क्या, उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इस पे आज बहुत सारे इंटीग्रेशन भी करेंगे हम लोग। हम बात करते हैं इंटीग्रल फॉर्म पे। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी एक छोटे से सरफेस पे मान लेते हैं कि कुछ ई है। ठीक है, और मान लेते हैं किसी छोटे सरफेस पे उस सरफेस का एरिया कुछ क्या है, डी है, और पूरा वेरी कर रहा है सरफेस। अगर मान लेते हैं हर सरफेस का ई और ए के बीच एंगल ही वेरी कर रहा है, तो हम इसको, इस पे हम गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? तो नेट फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट डी ए। नेट फ्लक्स क्या होगा? ई डॉट डी ए। लेकिन हम पूरे क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, तो जो पूरे क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं? ये सर्कल का साइन देते हैं। सर्कल का साइन क्या बताता है? सर्कल का साइन बताता है कि क्लोज सरफेस है ये, तो ई डॉट डी ए इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। क्लियर है क्या? यही है फाइनल गॉस लॉ का फॉर्म। और मैं इस गॉस लॉ से आपको कूलम्स लॉ तक डिराइव कर सकते हैं हम लोग। इस गॉस लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग करके देखेंगे भी आज, इसका बहुत अच्छा यूज अभी आएगा। थोड़े छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर आगे इस पे बात करते हैं। क्या सबको क्लियर है क्या? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने बोला ई डॉट डी ए तो होगा, पर पूरे क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमने क्या किया, इसको सर्कल का साइन दिया। ये इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस, बहुत ज्यादा यूज होता है ये। इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड, जो सरफेस के अंदर क्यू आपका है। ठीक है, अगर आप लोग तैयार हो तो कुछ इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, मजा आएगा। आकांक्षा प्लीज पूछिए ना, बहुत देर से कुछ पूछना चाह रही हैं आप, अनम्यूट कर लेना। आकांक्षा मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, पर एक दिन टाइम लगेगा। मैं और अगले 7 दिन क्लास नहीं है फिजिक्स की, तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा। मैंने फील्ड लाइंस तक भेजा, इसका नहीं भेजा है, मुझे ध्यान नहीं रहा होगा।
अभी भी लिख सकते हो वर्षा, मैं वही कह रहा हूं, मैं क्लास में जब पढ़ा रहा हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप साथ साथ में लिखो, कि कॉपी पेन रहेगा तो आपके दिमाग में ज्यादा जाएगा। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? सब लोग प्रिपेयर्ड हैं? स्टूडेंट्स? ओके, ग्रेट। आपका ना, आपके मैसेज थोड़े लेट पहुंचते हैं मेरे पास। चलो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जल्दी बताओ, एकदम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये सॉल्व भी नहीं करेंगे हम। और आप एप्सिलॉन के टर्म में ही रहने दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं इतना ज्यादा। हाँ बिल्कुल, इसको ज्यादा नहीं करते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना नंबर्स के टर्म में बाद में। अभी मैं सिंपल पूछ रहा हूं आपसे, ये देखना है कौन से चार्ज की वजह से कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स में। काफी लोगों ने 3 बोला है। थ्री माइक्रोकुलम पर एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल। क्या मानते हो क्या कि अंदर में सिर्फ 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3? 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 एंड Q3। इन्हीं तीनों की वजह से फ्लक्स, यही तीनों चार्जेस होंगे और फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है? फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अगर, तो हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है, 4 + 2 6 - 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक सबको क्लियर है क्वेश्चन? ये सॉल्व नहीं करते ना, टाइम वेस्ट होगा इससे सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। कुंदन, अदर्स गर्ल्स, इज इट क्लियर? अंकित, क्लियर है? ओके, चलो ये करते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसको भी जरूरत होगी तो ही बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। सर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जानबूझ के दिया है ताकि कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? जानबूझ के दिया गया इस तरह का डेटा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये बहुत बेकार क्वेश्चन है। सर हाँ बोलिए। सर 8.85 इंटू 10⁻⁻8 है। हाँ, इसमें 10⁻⁻8 है, सॉरी थोड़ा ये शॉर्ट दिख रहा होगा, अब सही है? यस सर। ओके, चलिए 8.85 इंटू 10⁻⁸ है। पॉइंट यही है कि चार्ज कितना होगा,
8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 या 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 2। सवाल सिर्फ इसका है, फ्लक्स तो हम निकाल ही लेंगे, उस सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स हो, चार्ज कितना इनक्लोज्ड है। सब लोग, सबके लिए क्वेश्चन है कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां है और एक यहां है, इस सरफेस, क्लोज सरफेस से अपने को फ्लक्स निकालना है। तो हम कभी नहीं निकाल सकते इस चार्ज की वजह से, बिकॉज इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो सिंपल क्या होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज सिर्फ क्या है, एक है, क्या होगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। सब कैंसिल हो गया, ऊपर ये 10 टू द पावर माइनस 4 बचेगा, नीचे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। करेक्ट है क्या? लेकिन क्या आउटर चार्ज का तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहता है ना, बिल्कुल सही। देखा, आउटर चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यही हमें जानना है कि फ्लक्स निकालते वक्त, चार्ज इनक्लोज निकालते वक्त हम सिर्फ चार्ज इनसाइड द बॉडी लेंगे। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि इसका मतलब नहीं है कि उस एक्सटर्नल चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होता। ये जेईई मेंस एडवांस का फेवरेट फंसाने वाला क्वेश्चन है कि क्या आउटर चार्ज से कोई फ्लक्स नहीं होता थ्रू द सरफेस। गलत, नेट फ्लक्स जीरो होता है उसके वजह से, जितना इनवर्ड होगा उतना ही आउटवर्ड होगा। क्लियर है? इस बात का खास ख्याल रखना है, ठीक है? किसी का साउंड अनम्यूट हो रहा है, सो चेक कर ले अपना, ठीक है? हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम बेसिक क्वेश्चन पे आज काम कर रहे हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या आप लोग इसे कंक्लूड करते हो, बताओ? ठीक है, आज मैं काफी डेरिवेशंस भी करने हैं इसके बाद। ठीक है, लेका बिल्कुल सही। प्रत्युष, आपने जो आंसर दिया डबल्ड, वो थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही थ्योरेटिकल और बहुत ही अच्छा, कुछ सीखोगे इससे। प्रत्यय, वेरी गुड, वेरी गुड। अरुणिशा, हर्ष, हर्ष आपने जो स्टेटमेंट बोला है उसको दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है आदित्य, ग्रेट, सबके आंसर सही आने लगे। श्रेया सिंह, बिल्कुल सही। ये एक्चुअल में सरफेस के अंदर नेचर ऑफ चार्ज को बता रहा है। बिल्कुल सही हर्ष, अब सही है, बिल्कुल सही, नाउ इट्स करेक्ट। ये बॉडी के अंदर नेचर ऑफ चार्ज को बताने की कोशिश है। बॉडी के अंदर आउटगोइंग फ्लक्स ज्यादा है और इनवर्ड फ्लक्स कम है, इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है। यानी नेट चार्ज क्या होना चाहिए बॉडी में, पॉजिटिव। सबको क्लियर है क्या? बॉडी में आउटगोइंग फ्लक्स ज्यादा है और इनकमिंग फ्लक्स कम है, इसका मतलब नेट जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव है। और नेट फ्लक्स पॉजिटिव होने का मतलब चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव। नेट फ्लक्स अगर नेगेटिव है तो चार्ज भी क्या है उसके अंदर, नेगेटिव। सबको क्लियर है क्या स्टूडेंट? सबको क्लियर है?
क्लियर है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था समझने के लिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो, एक सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सही है शुभांगी? मेरे 12 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं और आई थिंक सारे सही हैं, सारे सही हैं ऑलमोस्ट। काफी लोगों ने क्वेश्चन कर रखा होगा ईमानदारी से, अगर बताओ तो आपके लिए क्वेश्चन उतना केकवर्क ही है। सिंपल सी बात है, जो आपने आंसर दिया है मैं उसी को रीइटरेट करने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं इस क्यूब क्लोज सरफेस है, क्यूब चारों तरफ से क्लोज्ड है, उसके अंदर आपने क्यू चार्ज डाल दिया, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा? सिंपल सी बात है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यूब के तरह क्यूब से टोटल जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन टोटल फ्लक्स पूछ रहा है क्या? नहीं, वो पूछ रहा है एक सरफेस से। एक सरफेस, तो टोटल कितने सरफेस होते हैं क्यूब में? इक्वल टाइप के क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन है एक फेस से, एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो होगा आंसर Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं हम लोग। सब लोग अगर ये क्लियर है, सबके आंसर तो सही है, तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करना है इस पे? मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर, और जिसको नहीं समझ में आया वो समझे। पूरे क्यूब के अंदर अगर हमने क्यू चार्ज रखा है तो फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वो पूरे क्यूब से फ्लक्स पूछ भी नहीं रहा, वो पूछ रहा है एक सरफेस से, कोई एक सरफेस। तो ऐसे कितने सरफेस है? 6 सरफेस है। क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, किसी को दिक्कत हो क्लास के लास्ट में पूछ सकता है वो। अगेन ये क्वेश्चन है, थोड़ा सोचें इसमें। और प्रगति क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6, क्यू बाई 6, क्यू बाई ई एप्सिलॉन नॉट। दो आंसर्स वेरी कर रहे हैं थोड़े से, स्टिल आप 1-2 मिनट टाइम लो आप जल्दी से, तब मैं हेल्प करूंगा।
सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में जो याद रखनी है कि इस क्वेश्चन में कोई भी गॉसियन सरफेस नहीं बना हुआ है, और यहीं से हमारे नेक्स्ट लेवल की शुरुआत है, जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके हम नहीं देंगे। स्टिल वेटिंग के सब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट है गॉस लॉ लगाने के लिए, इसमें क्या कोई गॉसियन सरफेस बन सकता है क्या? चार्ज के चारों तरफ क्या कोई सरफेस हम बना सकते हैं? पॉइंट ये है। और वो सरफेस बनेगा तो क्या बनेगा? बहुत लोग क्यूब कह रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस इट। देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलो, चार्ज एक सरफेस रखा गया था ए साइज का, और a/2 हाइट पे ना एक चार्ज को रख दिया गया तो क्या करें अब? लेकिन कोई सरफेस नहीं है उसके चारों तरफ जिससे हम लोग गॉस लॉ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये ऐसा दिख रहा है कि अगर इसको चारों तरफ से कवर कर दें ए साइज के बॉडी से, तो चारों तरफ से क्या बन जाएगा? एक इसके अराउंड सरफेस बन जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। यानी हम एक ऐसे कुछ इस पे कोई सामान रखा हुआ था, ऐसे हमने क्या किया, इसके चारों तरफ दीवार बना करके इसको एक रूम के अंदर बंद कर दिया, और ऐसा बंद किया कि चारों तरफ से इसकी जो सरफेस है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। इसको कहते हैं हम लोग सिमेट्री। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सिमेट्री। तो सिमेट्रिकली हमने इसको प्लेस कर दिया। अब क्यूब हो गया है, तो अब क्यूब एक गॉसियन सरफेस अगर क्यूब है तो आप जानते हो कि टोटल फ्लक्स कितना होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अपना ये सारा सरफेस तो इमेजिनरी है, काम का सरफेस कौन सा है? सिर्फ काम का सरफेस क्या है? ये है आपका। क्लियर है? काम का सरफेस है इस तरह का। अगर तो मैं क्या कहूंगा कि एक सरफेस की वजह से कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय टोटल 6। बोलिए, क्लियर है क्या? सबको ये क्लियर है? ये क्यूब हमने गॉसियन सरफेस बनाया, और मैं और एग्जांपल देता हूं इस क्वेश्चन में। ये क्यूब आपने बनाया, मैं देखता हूं कोई और भी सरफेस बनने की कोशिश हो सकती है, बनाने की कोशिश हो सकती है क्या? देखते हैं सब लोग। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैं इसी क्वेश्चन में मॉडिफाई करके एक और क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं इस केस में क्या करेंगे। ये पार्ट सबको क्लियर है? कैसे हमने उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बनाया? प्रत्यय आपका सवाल है क्यूब क्यों बनाया। मैं कह रहा हूं कि इसके अराउंड अगर गॉसियन सरफेस हमेशा कैसे बनाते हैं और कब बनाते हैं, ये 2 पॉइंट है। तो गॉसियन सरफेस की बात तभी करते हैं जब सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखा गया हो कोई चार्ज। इस केस में चार्ज ठीक बीच में रखा गया है, तो वो सिमेट्रिकल पोजीशन में है। इसका मतलब कि हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, पहला पॉइंट। अब कैसा ड्रॉ करेंगे? तो आप ड्रॉ उसी हिसाब से करोगे जिस हिसाब से पहले से सरफेस मौजूद है। आपके पास सरफेस क्या मौजूद था? प्लेनर। तो आप चारों तरफ क्या चाहोगे? प्लेनर से ही क्या करोगे? उसको क्लोज करोगे। प्रत्यय अगर आपका जो क्वेश्चन है, इसको मैं एक और क्वेश्चन के साथ रिप्लाई करता हूं, अगर आप समझ में आ जाएगा तो काम हो जाएगा। क्लियर है? देखते हैं। आयुषी सिन्हा एक बार और रिपीट करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं शुरुआत से, और इसको एक और क्वेश्चन के साथ अटैच करूंगा। कैसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं? ठीक है, मैं 2 एग्जांपल लेके बनाता हूं, एक क्वेश्चन के बाहर का भी होगा। ठीक है, ये कैसा कैसा बॉल दिख रहा है क्या? एक बॉल शेप में, हेमिस्फेरिकल शेप में। ठीक है अदिति, मैं रिपीट कर रहा हूं, आयुषी सॉरी। तो एक बॉल शेप दिख रहा है क्या? बॉल शेप किस तरह का शेप होता है? क्यूबॉइडल क्या है ये? क्या है? कटोरा नहीं बोलते उसको, हेमिस्फेयर बोलो, थोड़ा साइंस की इज्जत रख लो। हाँ, हेमिस्फेयर, बिल्कुल। तो ये हेमिस्फेरिकल शेप। ठीक है,
मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने कोई चार्ज यहां रख दिया, ठीक है, मान लो कहीं चार्ज बीच में रख दिया, कहीं भी रख दिया रैंडम, क्या आप इसमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो क्या? पहला सवाल, क्या इस केस में आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे यस नो क्लियर कट जल्दी से आंसर चाहिए। पहला पॉइंट याद रखें, अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना हो तो जो चार्ज रखा हो वो सिमेट्रिकल पोजीशन पे होना चाहिए गिवन सरफेस के। अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। क्या ये चार्ज ये सिमेट्रिकल पोजीशन है बीच में? नहीं, ये चार्ज यहां पे सिमेट्रिकल पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप हेमिस्फेयर को स्फेयर करके कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि गॉसियन सरफेस का मतलब होता है क्लोज सरफेस बनाना, और ये सरफेस कैसा है? ओपन। तो ये चार्ज अगर यहां होगा तो कहेंगे कि सिमेट्रिकल सरफेस पे है। क्लियर है शुभांगी? मैं बात जो कह रहा हूं कि गॉसियन सरफेस कब ड्रॉ करेंगे और कैसे ड्रॉ करेंगे, दो सवाल है यहां पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन इजी था वो वाला, सबको आंसर आ गया। मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि चार्ज सिमेट्रिकल पोजीशन पे होना चाहिए, और वो चार्ज यहां पे सिमेट्रिकल नहीं था, वो चार्ज यहां पे था, सरफेस चारों तरफ बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है, और जो जनरेट करेंगे वो भी वही होगा। क्लियर है? पहला पॉइंट। आयुषी आपका दिक्कत था ये पहला तो कि कब ड्रॉ करेंगे। अब कैसे ड्रॉ करेंगे? अब इस केस में कोई अंधा भी बता सकता है कि अगर क्लोज सरफेस बनाना है तो क्यूब तो बना नहीं सकते हो, क्या बनाओगे? ऊपर भी हेमिस्फेयर बना दोगे, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? स्फेयर। बोलिए क्लियर है क्या? इस केस में पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? स्फेयर। ठीक, अब एक और लेते हैं। अब एक स्क्वायर प्लेट लिया हमने, स्क्वायर प्लेट पे ना एक चार्ज क्यू रख दिया, प्लेट पे ही रख दिया। अब इस केस में मुझे आप बताओ, इस केस में क्या गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं? दूसरे केस में प्रत्युष उस तरह क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन बनता है। अगर जो मैंने पिछला केस दिया था, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इस केस में क्या सिमेट्रिकल पोजीशन पे है चार्ज? क्या आप सरफेस बना सकते, क्या आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो? साक्षी, ये प्लेट पे ही रखा गया है चार्ज, कैसे बनाओगे गॉसियन सरफेस? आपको क्लोज सरफेस बनाना है, प्लेट पे ही चार्ज रख दिया है हमने। नहीं, आप समझ नहीं पाए अभी तक कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये मैंने उस प्लेट पे ही रख दिया है कि चलो काफी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही। इस केस में हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये ए साइड का है। एक और लेते हैं, एक चार्ज को ना ए डिस्टेंस पे रख दिया है। मुझे इस केस में बताओ गॉसियन सरफेस बनेगा कि नहीं बनेगा? हर्ष यस कह रहे हैं आप। अगर आप बना सकते हैं तो कैसे, वो भी बताइए। कोई गॉसियन सरफेस इमेजिन करें, तो जो चार्ज के अराउंड इमेजिन कर रहे हैं उस चार्ज के चारों तरफ बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए सरफेस। आदित्य मोहन अनम्यूट करके उसको पूछ सकते हो क्वेश्चन, क्या जो तुम पूछे हो पिछला क्वेश्चन। बाकी लोग बताएं कि इस केस में गॉसियन सरफेस बनेगा क्या? आदित्य कुछ पूछना चाहते थे तो मैं समझ नहीं पाया। यस सर। सर इसके पहले वाले केस में जब चार्ज सर सरफेस पर रखा हुआ था तो उस टाइम सर गॉसियन सरफेस कैसे नहीं क्रिएट कर सकते हैं? वो उस केस में तो जीरो था, मैंने एग्जांपल लिया था बस। उस सरफेस पे रखा हुआ था, उस केस में जीरो होगा फ्लक्स, ठीक है? यस सर। उस केस में जीरो होगा, लेकिन मैंने एग्जांपल लिया था क्या गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो उस केस में? तो नहीं, हर क्वेश्चन में गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं कर सकते। चारों तरफ हम लोग आदत बन जाता है कि ड्रॉ करके सॉल्व कर लिया, ठीक है? क्लियर है? Yes. तो इस केस में नहीं बनेगा, इस केस में भी नहीं बनेगा। क्या सब लोग इस मेरे बात से एग्री करते हैं कि इस केस में भी गॉसियन सरफेस नहीं बनेगा? यानी जो हमारा केस था a/2 डिस्टेंस पे वो परफेक्ट था।
उस पे बनेगा गॉसियन सरफेस। तो आपने जो क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से बना दिया, वो क्वेश्चन टफ हो सकता था अगर इस तरह के फंडे आ जाते तो। क्लियर है प्रत्युष? सो हम लोग आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं कि गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, कितना होगा गॉसियन सरफेस, और चारों तरफ सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ें क्या आप? इसका पिछला वाला क्वेश्चन याद है ना, क्या आंसर था उसका? Q/6ε0। अब यानी फाइनल इस क्वेश्चन का। तो अगर आगे बढ़ना है तो आप बताओ मुझे कि आपका क्लियर हो गया तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। कोई डाउट बचा हुआ है तो दूर करेंगे। साक्षी हेमिस्फेयर रिपीट कर दीजिए। साक्षी देखते हैं, साक्षी सिंपल से देखिए। ठीक है, साक्षी आप मुझे बताइए कि ये जो चार्ज रखा गया इसके अंदर में, ये खुद क्या सिमेट्रिकल है क्या? ठीक है, ये खुद सिमेट्रिकल पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि इसके चारों तरफ का जो सरफेस है वो सेम जगह पे नहीं है। क्लियर है? तो इस केस में हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही चार्ज अगर यहां पे होता है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं। और क्योंकि जब ड्रॉ करने के बाद चेक कैसे करना है कि हर सरफेस जो है वो कैसे डिस्टेंस पे है, सिमेट्रिकल पोजीशन पे है। बोलिए, क्लियर है क्या? यही हमारी बेसिक कोशिश होनी चाहिए। क्लियर है? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का कभी भी क्वेश्चन है तो, और मेनली स्फेरिकल और क्यूबॉइडल, क्यूब वाला ही आता है। इस केस में थोड़ा ध्यान देना होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन का, उसके बाद डेरिवेशंस करेंगे। अभी थोड़ा जल्दी करोगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। चलो ये क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कर लो, फिर हम लोग डेरिवेशंस करना शुरू करेंगे आज का, जो हमारा मेन काम है। क्वेश्चन कितना भी लंबा लिखा हुआ हो, आंसर उसका बहुत सिंपल एक वर्ड का ही है। और इस मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, इसको ओरली बताऊंगा। सॉल्व हो गया शुभांगी, करेक्ट है? साक्षी, ठीक है प्रत्युष। प्रत्येक बार चेक कर लो। स्टेटमेंट गलत है प्रत्युष आपका, उसको वेरीफाई करें एक बार तो, लास्ट स्टेटमेंट आपने दिया है। थोड़ा और रिस्पॉन्स चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, उसके बाद डेरिवेशंस।
प्रत्यय अब सही है, अब सही है प्रत्युष, अब बिल्कुल सही है। थोड़ा उसको चार्ज के साथ भी रिलेट करते तो बेटर होता। ठीक है, चलो अच्छा डिस्कस कर देता हूं। देखो हो क्या रहा है, पहला केस ये है कि जो चार्ज रॉड है वो इस सरफेस के अंदर एंटर कर रहा है। तो शुरू पहला स्टेज तो ऐसा होगा जो एंटर कर रहा है। दूसरा देखो ये एल लेंथ का और ये L/2 लेंथ का ही है, हाफ लेंथ का ही सरफेस है। तो सिंपल सी बात है कि पहला एक एंट्री करने वाला जब पूरा एंटर कर चुका है, दूसरा स्टेज है, और तीसरा जब वो बाहर निकल रहा है। 3 स्टेजेस पॉसिबल है। ठीक है, तो पहला स्टेज जो है उसमें चार्ज अंदर, इसमें चार्ज बॉडी है, तो चार्ज जैसे जैसे एंटर कर रहा है चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। पहला केस में क्लियर है क्या? फर्स्ट केस में चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। क्लियर है? सुरभि बिल्कुल सही है। दूसरा, इस केस में रॉड पूरा एंटर कर चुका है, तो इस केस में आगे भी बढ़ेगा तो रॉड का जो अंदर का पार्ट है सरफेस के वो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो चार्ज भी चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा है। तो सेकेंड स्टेज में चार्ज भी कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट। यानी पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट होगा। ग्राफ तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इस केस में वो रॉड बाहर जा रहा है तो चार्ज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और चार्ज डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स क्या करेगा, फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। क्या सबको क्लियर है यहां तक? क्या अब हम सीधे डेरिवेशन की तरफ मूव करें? आज हम अपने दिन के लास्ट पार्ट में एंटर करेंगे। हाँ, किसी को डाउट है क्या, पूछे। आज हम लोग लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में एंटर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हर साल एक तय है, वन इज फिक्स्ड फॉर फ्रॉम दिस टॉपिक। सतीश, नॉट टिल लेट मतलब एन इशू? ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो जो चीजें मैंने बताई हैं उन सबका यूज होगा डेरिवेशन में, और ये इतना इंटरेस्टिंग और इजी हो जाना चाहिए कि हमें हमेशा दिमाग में याद रहे। रटना नहीं है इन सब चीजों को, इन सब डेरिवेशन को रटोगे तो कितना रटते रहोगे। सबसे सिंपल वाले डेरिवेशन पे हम जाना है हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला जो डेरिवेशन एप्लीकेशन, ये पूरा कॉपी में होना चाहिए आपके। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पहला आता है, लिखो फर्स्ट वन इज क्या, किसी का साउंड अनम्यूट है। कौशिकी आपका, बेटा मैं म्यूट कर रहा हूं। ओके, सो हम लोग बात करेंगे, हम आज पहले वाले के लिए लिखे, फर्स्ट लिखें इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज। बेटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज, कुछ भी, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ये आप पूछोगे कि ये तो कर ही चुके हैं हम लोग। अगर थोड़ा रिमाइंड कराओ तो ये हमने बहुत पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका फॉर्मूला सब कुछ कैलकुलेट करके रखा हुआ है। वो क्या था, जल्दी से याद करते हैं। हमें आया था कुछ,
हमने देखा था फाइनाइट, हमने देखा था कि ये मान लेते हैं ये अपना फाइनाइट वाला है, ये मैं पहले याद करवा रहा हूं जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर r डिस्टेंस पे अगर हम लोग निकालना चाहते हैं फील्ड, तो ex का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा अपॉन लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही आया था, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन अल्फा बाई साइन प्लस साइन बीटा, ये अपना ex आया था। अगर ये इनफाइनाइट हो जाता था, इनफाइनाइट होता था, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो उस केस में ex क्या आता था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर है, आपको k के टर्म्स में आपके आंसर्स होंगे, ठीक है, 2k लैम्डा अपॉन r, एग्जैक्टली 2k लैम्डा अपॉन r, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर है सबको क्या, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन गॉस लॉ में हम फिर से दोबारा इसको पढ़ रहे हैं, तो सवाल आता है कि दोबारा क्या हमें वही वाला मेथड यूज नहीं कर देंगे, तो नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो आपको गॉस लॉ को ही लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है गॉस लॉ यूज करने के लिए, तो गॉस लॉ ही लगाइए आप। दूसरी बात, ये फाइनाइट की बात गॉस लॉ में क्यों नहीं कर रहे हैं, इनफाइनाइट की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फाइनाइट अगर होगा तो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं, अगर ये इनफाइनाइट होगा तो ही हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा डेरिवेशन शुरू करता हूं, ये लिखने की चीज नहीं थी, मैं डेरिवेशन शुरू करता हूं, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज, और देखते हैं क्या सेम फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहला डेरिवेशन, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, लीनियर चार्ज है, ठीक है। हमने क्या किया, हमें इसके अराउंड गॉसियन सरफेस बनाना था, तो हमने क्या किया कि एक सिलिंड्रिकल कॉपी में आपके एकदम साफ साफ क्लियर कट लिखना पड़ेगा आपको, कंसिडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, कंसिडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, जितने डिस्टेंस पे आप फील्ड निकालना चाह रहे हो, कंसिडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। क्लियर है, आपने लिख लिया, क्लियर है। अब आपने रेडियस अज्यूम कर लिया, अब आपको देखना है कि जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया है उसमें कितने तरह के सरफेस हैं, कितने तरह के सरफेस हैं। तो मैं अगर नाम दूंगा तो नाम दूंगा सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3। कैसे गॉस लॉ के क्वेश्चन बनाते हैं, एकदम सिंपल तरीका है। अच्छा, पहला वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा क्या होता है, अब यही होता है ई। अगर यहां की बात करूंगा तो इस सरफेस पे भी क्या होगा, चारों तरफ सेम ही हालत होगी, और अगर इसकी बात करूंगा तो इस पे भी क्या होगा, क्लियर है। फिगर ड्रॉ करते वक्त ही काफी कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, इस ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, वो ज्यादा ऊपर निकल गया हम लोग, कोई बात नहीं, क्लियर है। A1 इसका क्लियर है और इसका क्लियर है, क्या सबको साफ साफ दिख रहा है बोर्ड पे ही सिर्फ बिना सॉल्व किए हुए कि ये वाला 90 डिग्री पे है और ये वाला भी क्या है 90 डिग्री पे है। तो इसके फ्लक्स निकालोगे तो E डॉट ए करोगे, E डॉट ए मतलब 90 डिग्री पे है तो क्या हो जाएगा 0, इन दोनों का कोई काम नहीं रहने वाला, बचेगा सिर्फ ये। चलो ठीक है, ये इतना फिगर हमने बना लिया तो मेरा क्वेश्चन तो एग्जाम में बन चुका है, बट थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सिंपल से स्टेटमेंट्स पे आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है अपना, बाय अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं बार बार, तो अगर छोटा भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, net flux equals to 1 by epsilon naught times total charge enclosed within the cylindrical surface। net flux इस केस में हम क्या कह सकते हैं,
ठीक है, इस केस में कह सकते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में। पहले लिख लो इसको, ये मैथमेटिकल फॉर्म कभी भी जाना नहीं चाहिए हाथ से, इतना लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसको क्लोज सरफेस को हम लोग ले रहे हैं, हम इसको इस क्लोज सरफेस को टोटल 3 सरफेस में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? ये लिखने का तरीका है ये। सबको क्लियर है? मैंने लिखा 3 सरफेस में, क्लोज सरफेस जब तक था वो क्लोज सरफेस ब्रेक होकर 3 सरफेस में डिवाइड हो चुका है। क्लियर है? अब इसके बाद आगे क्या करते हैं हम जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। लिखो यहां पे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में लिखना चाहिए। सब लोग लिखो साथ साथ जल्दी से, 2 मिनट में बोलते हैं। सबको क्लियर है क्या? दिक्कत आ रही है क्या आवाज में? आप सब सही कह रहे हो, मैं उस तरीके पे भी जा रहा हूं जो एग्जाम में लिखोगे। मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं है कि आपको समझा देना है, आप साथ साथ मेरे लिखो एकदम स्टेप वाइज। एग्जाम में इनसे 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, आते आपको 1 है। सब कुछ सही बताने के बाद भी 1 नंबर मिलता है, 2 नंबर गंवाना नहीं है फ्री में। जेई नीट अब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बोर्ड्स में भी अच्छा करना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप क्यों ना दूसरा वाला भी कह देते हो। सेम चीज, जितना साफ फिगर होगा, जितना साफ आप साफ साफ चीजें सब कुछ बताओगे, उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने पूछा कि 1 मार्क्स से क्यों मिलता है, मैं सिंपल सी बात बताता हूं। एक ही चीज डेरिवेशंस में आपसे ये उम्मीद नहीं करता है वो कि आप आंसर लिखो। ठीक है, आंसर उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है और आप उस पर फोकस ज्यादा करते हो, डिराइव करके ला देना है बस। उसका फोकस स्टेप्स हैं और राइटिंग स्किल्स हैं आपके, कि आप क्या जितने भी चीजें, गॉसियन सरफेस आपने अज्यूम किया, क्या आपने लिखा है क्या कंसीडर गॉसियन सरफेस? ठीक है, सो मैं बता रहा हूं कि 90 और 60 में ये बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। सो ध्यान दें इस चीज को। चलो 2 हो गया, यानी ये तो 1 लाइन में बन जाता, हम तो 1 लाइन में बना लेते हैं इसको। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। 2 हो चुका है, अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। यहां पे हम कंटिन्यू करते हैं, सबको क्लियर दिख रहा है? थर्ड क्या है? E3। थर्ड वाला आप बचा क्या अपने पास? अब सिर्फ एक ही तो बचा है। तो चार्ज इनक्लोज कितना होगा? तो यहां से यहां तक है, तो मान लेते हैं कि सिलेंडर का लेंथ कितना है, कुछ L। ये भी लिखना पड़ेगा, कंसीडर लेंथ ऑफ द सिलेंडर भी L। तो हमने क्या ले लिया? तो चार्ज कितना होगा? लैम्डा इंटू L। क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू L। लैम्डा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, याद करें ये बात आप जानते हो कि R डिस्टेंस पे हर जगह फील्ड क्या होगा? चारों तरफ फील्ड क्या होगा? सेम होगा। जब चारों तरफ फील्ड सेम होगा तो इसको इंटीग्रेशन में क्या हम सीधे सीधे E इंटू ए नहीं कर सकते हैं क्या? E इंटू ए। एरिया कितना होगा चारों तरफ के सरफेस का? चारों तरफ के सरफेस का एरिया होगा इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स लैम्डा इंटू एल। एल एल कैंसिल हो गया, E इक्वल्स टू कितना आया? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या समझ में आया सबको? मैंने कहा कि ये फॉर्मूले में, ये बेसिक फॉर्मूले में 2 पार्ट को हमने निपटा दिया, बचा अपने पास सिर्फ 1 पार्ट।
उसी का हमें सब कुछ निकालना है, फ्लक्स उसी का हमें, उसी की वजह से फ्लक्स निकालना है। तो मैंने थर्ड सरफेस में बात आती है कि हमने इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया। प्रत्युष ने एक क्वेश्चन पूछा है जो मैं आप लोग के लिए बताना चाहता हूं कि अगर कुछ मेंशन, कुछ भी नया चीज हम अज्यूम करेंगे तो हम क्या उसको उसी के बगल में लिख देंगे क्या? नहीं, ऊपर के लाइन में ही 2-3 लाइन छोड़ के चलें। कुछ भी चीजें आपको अज्यूम बाद में भी लग जाए कि करना है तो ऊपर में ही मेंशन करो, दिस इज दैट, ठीक है। या अगर एक ही क्वेश्चन में कई सारे फिगर्स हैं तो दूसरे फिगर के सामने बनाओ। ये छोटा, ये क्वेश्चन एक पेज में जाएगा, डेरिवेशन है तो एक लाइन में बनने वाला, लेकिन एक पेज में जाएगा और पूरे 3 नंबर मिलेंगे इस पे। क्या सबको क्लियर है यहां तक? ये डेरिवेशन सबको क्लियर है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से गॉस लॉ से भी कैलकुलेट कर लिया और दूसरे वाले लॉ से भी कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन। क्या आगे बढ़ सकते हैं? पहला एप्लीकेशन हो गया, आप लोगों ने लिख लिया हो अगर, तो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन में बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सिंपल है डेरिवेशन सब। हम 10 मिनट और टाइम लेंगे और सारे डेरिवेशन को खत्म करेंगे। एटलीस्ट जितना हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिए, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। देखते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो जेई नीट में भी हर साल ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। सिंपल सा स्फेरिकल सेल है, अंदर में खाली है, बिल्कुल आपके दिमाग की तरह अज्यूम कर लें, ठीक है, कुछ भी नहीं है अंदर में। सो स्फेरिकल सेल है, बाहर में चार्ज मान लेते हैं कितना है, क्यू है, क्लियर है। अब क्यू है और इसका रेडियस कुछ अज्यूम कर लेते हैं आर है, ठीक है। कभी कोई शेल के बारे में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग की बात करता है तो उसको सीधे कहिए शट अप। शेल कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं लेते, शेल सब एक ही है, ठीक है। तो सिंपल स्फेरिकल शेल की बात करते हैं, तो स्फेरिकल शेल में ना हमें क्या चाहिए, इसकी वजह से फील्ड निकालना है। तो बात आती है कि कहां निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, हम अंदर भी निकालते हैं, सरफेस पे भी निकालते हैं और बाहर भी निकालते हैं। तो इस पे बेस 3 डेरिवेशंस बनते हैं, ठीक है। पहला डेरिवेशन बनता है इनसाइड का, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका स्फेरिकल शेल का, सब साथ में लिखते चले, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। देखते हैं, इनसाइड द शेल की बात करते हैं तो आपको गॉसियन सरफेस भी कुछ अंदर ही बनाना पड़ेगा। कैसे? तो देखते हैं। ये तो आपका आर रेडियस का है, पर आपको इनसाइड के किसी पॉइंट पे अगर बनाना है तो आपको गॉसियन सरफेस क्या बनाना पड़ेगा, अंदर बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं कुछ क्या है ये आर रेडियस का गॉसियन सरफेस। तो स्टेटमेंट सीधा सीधा अपने आप लिख सकते हैं, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ स्मॉल रेडियस आर वेयर आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस पे ना हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई, ठीक है। और एरिया क्या होगा, एरिया भी कुछ क्या होगा, एरिया भी हमेशा क्या होता है, हमेशा नॉर्मली होता है। तो क्या कह सकते हैं,
अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। कोई महान इंसान मुझे बताएगा कि अंदर में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? शुभांगी सेइंग 0। तो जब चार्ज ही 0 हो गया तो ये फैक्टर भी क्या हो गया? 0। ये फैक्टर हो गया 0। तो सवाल उठता है कि क्या इससे हम कह सकते हैं कि फील्ड भी 0 है? क्या सिर्फ टोटल फ्लक्स 0 होने से क्या हम कह सकते हैं कि फील्ड भी 0 है? मेरा सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, क्या फ्लक्स 0 होने से क्या हम कह सकते हैं कि फील्ड भी 0 है? भाई डेरिवेशन बाद में, कॉन्सेप्ट भी तो बिल्ड होता रहना चाहिए। सुरभि आप कह रहे यस, प्रगति सिंह यस, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर फील्ड है और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है तब भी तो फ्लक्स 0 हो सकता है। तो फ्लक्स का 0 होने का क्या मतलब बनता है कि फील्ड भी 0 है हर केस में? हर केस में, जनरल क्वेश्चन पूछा था मैंने, नहीं कह सकते। तो इस केस से बचने के लिए दिमाग हमेशा अपने पास चलता रहना चाहिए कि हमेशा E और A के बीच एंगल कितना है? एक सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री दोनों के बीच में नहीं है। E डॉट A की बात करोगे तो E और A दोनों क्या है? 0 डिग्री है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं एंगल 90 नहीं है। जब एंगल 90 नहीं है तो फिर आके फील्ड ही 0 होगा, और क्या ऑप्शन बचता है? तो इसीलिए हम लोग एक लाइन तो लिख लेते हैं हम लोग, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, उसके पीछे का रीजन नहीं याद रखना है। तो कह सकते हैं E इक्वल्स टू क्या होगा? 0। सबको क्लियर है क्या? अब कह सकते हैं कि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? सबको क्लियर है तो? अच्छा नो सर, मैं कह रहा हूं इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। मैं कोशिश करूंगा, आज पूरा डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। आशीष आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो? यू हैव रेज्ड योर हैंड। ओके, अदर्स आगे बढ़ सकते हैं क्या? इनसाइड द शेल में कोई चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं है, फील्ड भी नहीं है, फील्ड क्या होगा? 0 स्फेरिकल शेल के अंदर। आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, आपके यस का वेट कर रहा हूं। प्रत्युष आप डाउट था, क्या डाउट था पूछिए। करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तुरंत ही कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए बी पे आते हैं, अगला पार्ट सरफेस ऑफ सेल, ठीक है। शेल के सरफेस पे बात कर रहे हैं, क्लियर है? शेल के सरफेस पे बात कर रहे हैं तो हमें कितने डिस्टेंस पे चाहिए? हमें चाहिए r डिस्टेंस पे ही हमें। तो हमें गॉसियन सरफेस भी बनाना पड़ेगा सच दैट r जो है वो कैपिटल इक्वल्स टू क्या है? r। तो इस केस में हमें गॉसियन सरफेस भी बनाना पड़ेगा जब दोनों रेडियस बिल्कुल क्या है? सेम है। तो इस केस में यही आपका क्या है? गॉसियन सरफेस। इस केस में आपका यही है गॉसियन सरफेस। चलो जल्दी से देखते हैं फिर से गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E डॉट डी ए इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, यहां नहीं कर सकते क्योंकि यहां एक ही तरह का पूरा सरफेस है, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखते हैं, इतना इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज। तो अगर हम फिर से देखें तो इस केस में जो पूरा सरफेस पर भी जितना चार्ज है हम उसको भी इनक्लोज ही रखेंगे, मानेंगे, क्योंकि सरफेस तक तो उतना चार्ज अवेलेबल है ना। तो इसीलिए इस केस में इधर तो हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। पहली चीज इधर का सॉल्व हो गया। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने वाला हूं। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज क्या है? क्यू, जितना चार्ज था। उस साइड में आते हैं तो एक बात क्लियर है, E और A के बीच का एंगल एकदम क्लियर है। E और A के बीच का एंगल जो है वो 100% कितना रहेगा? हमेशा 0 डिग्री रहेगा।
अगर ई इधर है तो एरिया भी हमेशा क्या होगा, इधर ही होगा। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, एक एक स्टेप बीच में गायब नहीं होना चाहिए। ई डॉट डी ए का मतलब क्या होगा, ई डी ए कॉस 0, पर ये कॉस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अच्छा, आर डिस्टेंस पे ई भी अपना कांस्टेंट है, तो ई को बाहर कर सकते हैं, कॉस 0 तो 1 ही हो गया, तो क्या बचा, कह सकते हैं 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, क्यू। अच्छा, पूरे क्लोज सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है 4πr²। तो क्या एरिया का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं हम लोग, क्या E इंटू 4π, यही बोरिंग तरीके से यही काम हमें बहुत करना है, ठीक है। आर तो यहां पे कैपिटल आ रही है, हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R का होल स्क्वायर। सरफेस पे फील्ड क्या होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। बोलिए, क्लियर है सबको? मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसी का आउटर सरफेस बना के खत्म करेंगे, ठीक है। दो सब डेरिवेशन एक तरह का है, सबको क्लियर है? ठीक है, सब कुछ क्लियर है, तो मैं नेक्स्ट फाइनल डेरिवेशन की तरफ बढ़ता हूं। आप लोग भी बोर हो जाओगे फिर, 1.5 घंटे हो चुके हैं। थर्ड देखते हैं, आउटसाइड द सेल। ठीक है, आउटसाइड द सेल की बात करते हैं, देखते हैं। हमारा आज का लास्ट पार्ट है ये। फिर से अपना स्फेरिकल शेल ले लेते हैं, ठीक है। डेरिवेशन करते वक्त स्टेप्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। इस केस में रेडियस अपना है आर, और कैपिटल ये कितना है, चलिए देखते हैं। ये अपना क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इस केस में, तो फिर से गॉसियन सरफेस पे हम लोग फिर से लॉ लगाएंगे। कौन सा लॉ होगा, गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ लगा के देखते हैं क्या आता है। वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है। अब तो सबको पता है सरफेस के अंदर सारा का सारा चार्ज इनक्लोज हो गया है, तो इस वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। इस वाले पार्ट में हम लिख सकते हैं सिंपल सिंपल, ई डी ए कॉस 0, एकदम रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 क्या हो गया 1, ठीक है। अपना ई बाहर जा सकता है, डीए किसका, डीए आपका इस गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस का डीए कितना होगा, ई इंटू 4πr², 4πr² इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली E का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q अपॉन R का होल स्क्वायर। दिस इज द लास्ट पार्ट जो आज मैं जिसके साथ मैं एंड करूंगा क्लास को। क्या सबको क्लियर है ये? नहीं, इसका एक ग्राफ भी बनाएंगे, एक सिंपल सा ग्राफ है इसका। ये क्या सबको क्लियर है? ये क्लियर है तो आप लिख लो। स्फेरिकल शेल तक हमने किया है, 2-3 डेरिवेशन नेक्स्ट डे हम करेंगे गॉस लॉ में। एकदम स्टेप्स बिल्कुल सेम फॉलो हो रहे हैं, अगले 6 डेरिवेशन इसी पे करेंगे।
एक कंडक्टिंग का और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। से यस इफ डन। मैं बस ग्राफ बना के इसको एंड कर दूंगा। क्वेश्चन पेपर में हमेशा मेथड दिया ही जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट, इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो थोड़ा ग्राफ की तरफ ध्यान देते हैं। हमने क्या देखा, जब R लेस देन R था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। जब R इक्वल्स टू R था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर था। क्लियर है। और जब R ग्रेटर देन R था तो E का वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा देखते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला R 0 से लेकर के R इक्वल्स टू कैपिटल R तक। इस केस में तो फील्ड क्या है अपने आप 0 ही है, फील्ड क्या है 0। फिर अचानक R इक्वल्स टू R पे फील्ड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और उसके बाद जैसे जैसे R बढ़ेगा फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो फील्ड कैसे होगा, क्लियर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बोलिए क्लियर है क्या। मैं इसी के साथ आज का क्लास एंड करूंगा। ठीक है, आज का क्लास एंड करते हैं। आप बोर्ड पे देख लो एक बार, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसी के डेरिवेशंस का, और उसके बाद हम लोग पोटेंशियल की तरफ मूव कर सकते हैं। सबको क्लियर है क्या। आज क्लास बहुत लंबा चला गया, बट हम लोग कुछ चीजें नहीं कर पाए, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू फॉर द क्लास।